से जिया है। मैं किसान की मजदूर की बेटी हूँ, मैं उस फौजी भाई की बहन हूँ। मैंने 12 साल की उम्र में मेरे पिता का इस दुनिया से जाना। मेरी विधवा माँ, घर की स्थिति बहुत नाजुक, छोटे बहन भाई, कोई भी मुझे रास्ता दिखाने वाला नहीं। मैं अपने भाव बताना चाहती हूँ, मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है, मेरे सपने हैं, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत। मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मैं मेरे युवा भाइयों को बता देना चाहती हूँ, मेरी बहनों को बता देना चाहती हूँ, मेरे सामने दो ही रास्ते थे। या तो मैं हार मान लेती, या मैं वो जो चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करके उन पे काम करना शुरू कर देती। उन दोनों रास्तों में से मैंने एक रास्ता चुना, उन हालातों को बदलने का ठाना कि हाँ, मैं मानती हूँ मेरे सामने आज चुनौतियां हैं, मेरी विधवा माँ है, छोटे बहन भाई है, मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे पिता इस दुनिया से चले गए हैं और वो मुझे सपने देके चले गए कि अनीता बेटा, अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करना है। मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ इस गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को, जिन्होंने मुझे इतना मजबूत बनाया। मेरी शिक्षा गुरुकुल से रही है, मैं 10वीं तक गुरुकुल में पढ़ी हूँ। उन हालातों को या तो मैं स्वीकार करके वहीं बैठ के मान लेती कि मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है, या मैं उन हालातों को बदलने की ठान लेती। मैंने दोनों में से एक रास्ता चुना। मैंने उन हालातों को देखा और उन हालातों को स्वीकारा और ये ठाना कि मैं इन हालातों को बदल के दिखाऊंगी। मैं एक समाज की वो मजबूत बेटी बन के दिखाऊंगी कि ये कहे कि बेटियां कभी भी कमजोर नहीं होती, बेटियां इतिहास बदल सकती हैं। मैंने मेरी माँ चूल्हे के पास बैठी 13 दिन के बाद, 13वीं के बाद, उसने जब सारे रिश्तेदार वगैरह वगैरह चले गए थे तो एक अकेलापन सा फील हुआ और वो ऐसी बीमार थी। तो उन्होंने एक ही बात रखी, अनीता बेटा, मुझे नहीं लग पाता कि मैं चल पाऊंगी और मुझे ये लगता है कि आगे की पढ़ाई मैं आपकी जारी मुश्किल रख पाऊंगी। तो अभी मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। मेरे छोटे बहन भाई थे। मैंने अपनी माँ को एक ही बात बोली। कुछ देर तक मैं चुपचाप सी रही। मैंने अपनी माँ को पूर्ण रूप से सुना। फिर मैंने उनके सामने सारी बात सुन के एक साहस दिखाया कि माँ, अपने अब की बार कितने गेहूं के किले हैं? तो मेरी माँ ने कहा कि 12 किलो में हमारे गेहूं हैं। तो मैंने कहा अगर उस गेहूं पर हमारा कोई खर्च ना लगे और उस गेहूं की कटाई हम सब मिलके कर दें और जो बचत होगी उस बचत से अगर हमारा एडमिशन कराया जाए, हमारी पढ़ाई कराई जाए, तो क्या आप हमारे को स्कूल में जाने की इजाजत देगी? मेरी माँ ने मेरे हौसले को देखा, मेरी बात को सुना और मेरी माँ का भी हौसला बढ़ा और मैंने एक ही बात बोली मेरी माँ को कि चूल्हे के पास बैठ करके सिर्फ रोटी को देना, बाकी जिम्मेवारियां, चाहे हल चलाना हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे पानी लगाना हो रात को खेतों में, मैं हर जिम्मेवारी को लेकर के चलूंगी। और उस दिन से लेकर के आज तक मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं लड़का हूं या लड़की हूं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। मैंने अपनी जिम्मेवारी समझी। मुझे ये भी समझा कि पानी लाना मेरी जिम्मेवारी है। अगर मैं खेत में जाके कसी नहीं संभालूंगी तो मेरे पीछे कोई काम करने वाला नहीं है। अगर मैं पशुपालन का नहीं करूंगी तो ये भी कोई संभालने वाला नहीं है। अगर मैं मेरे छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई को अगर लेके नहीं चलूंगी तो इनको भी कोई संभालने वाला नहीं है। वो सारी चुनौतियों के बाद मैं उन रिश्तेदारों को, उन सभी को बिल्कुल भी दोष नहीं देती, क्योंकि समय ऐसा होता है, लोग बुरे नहीं होते, टाइम बुरा होता है। उस टाइम समय खराब था, लोग बुरे नहीं थे, लोग तो आज भी वही हैं, रिश्तेदार तो आज भी वही हैं। उस टाइम इंसान को ये लग जाता कि मुझे शायद सहयोग करना पड़ेगा, लेकिन वही लोग, वही रिश्तेदार, जब मैंने अपने कंधे पर जिम्मेवारियां ली तो उन लोगों ने मेरे साथ चलना भी शुरू किया और मेरा स्वागत भी किया, मेरा हौसला भी बढ़ाया। मैं मेरे युवा बहन भाइयों को एक ही बात कहती हूँ, आप सभी का एक सवाल रहता है मेरे से कि अनीता बहन, हमारे पेरेंट्स विश्वास नहीं करते, समाज विश्वास नहीं करता। मैं मेरे छोटे बहन भाइयों को बता देना चाहती हूँ, पहले आपने अपने कदमों में विश्वास दिलाना होगा। आपने
क्लियर करना होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा सपना ये है। और उसके लिए आपने सब छोटे छोटे हर रोज काम करने होंगे। आपने परिवार की जिम्मेवारी को भी समझना होगा, आपने परिवार की परिस्थितियों को भी समझना होगा, एक जिम्मेवार इंसान बनना होगा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, परिवार और समाज नहीं है, पूरा देश आपके ऊपर विश्वास करेगा, आपके ऊपर गर्व करेगा। घर से निकलती तो बहुत सारी अलग अलग आवाजें होती, लेकिन मेरी माँ ने मुझे एक ही बात कही कि बेटा कोई भी अच्छा बुरा कहे, चाचा ताऊ दादा कह करके उसके नमस्ते करना, उसको प्रणाम करना, उसके पांव छोड़ा। परमात्मा बड़ों में विराजमान होता है। ये संस्कार मेरे घर में मुझे मिले। विपरीत परिस्थितियां थी, मेरी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात कहती है जिसको मैं हमेशा फील करती हूँ कि जीवन में अगर इंसान के दुख नहीं आया तो उस इंसान ने जीवन में देखा ही कुछ नहीं है। असली कामयाबी, असलियत तो आपको दुख ही सिखाता है, असफलता ही सिखाती है। सफलता में तो माला डलती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसी संघर्ष ने गांव से लेकर के मैं गांव की गलियों से उस खेत की पगडंडियों से चली और विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर, उस माउंट एवरेस्ट पर, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको अंग्रेज लोग ये कहते हैं कि हम ही क्लाइम कर सकते हैं, हिंदुस्तान के लोग इसको क्लाइम नहीं कर सकते, उसको मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बारी अपने देश का तिरंगा लहरा करके मैंने गौरव बढ़ाया। और मैं कई भाई पूछ लेते हैं, कई ताऊ कह देते हैं, अनीता बेटा एक बारी तो एवरेस्ट पर चली गई थी, दूसरी बारी गई, कुछ भूल आई थे वहां पे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब पहली बारी मैंने नेपाल साइड से एवरेस्ट को क्लाइम किया, तब मैंने नेपाल साइड से क्लाइम किया था। एवरेस्ट के 2 रास्ते हैं, एक चाइना साइड से। मेरे सामने मेरे गुरुजी ने प्रश्न रखा कि अनीता बेटा आज तक किसी भी महिला ने चाइना साइड से क्लाइम नहीं की है, और मुझे लगता है आपके कदमों को देख करके कि आपके कदमों के अंदर वो जान है। आप बहुत सारी युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकती हो। आप उस टास्क को अपनाइए, उस रास्ते के ऊपर आप मेहनत कीजिए, आप जरूर उसको क्लाइम कर पाएंगी। मैंने 2015 में 14 में प्रयास किया, नहीं हो पाया, 15 में प्रयास किया, भूकंप आ गया। मैं 22,500 फीट पर क्लाइम कर रही थी और उस दिन हमारा रेस्ट था, मेरे बाकी साथी सब रेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैं कभी जीवन में रेस्ट नहीं करती। और पहाड़ में जाकर के तो मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करती, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है कि अगर आप बैठ गए तो बैठ गए, आप कभी भी उठ नहीं पाएंगे। मैंने अपने कान के अंदर भगत सिंह की, सुभाष चंद्र का किस्सा लगा करके मैंने अपनी कान में रागनी लगाई। मैं राजकिशन अगवानपुरिया की रागनी सुनती हूँ, उनकी आवाज में मैंने रागनी लगा करके अपने कदमों से चलना शुरू किया। बहुत ठंड थी, बहुत ज्यादा खराब मौसम भी था, और मैं अपने कैंप से निकली और मैं अपने आप में ये फील करती हुई जा रही हूँ, वो रागनी सुन रही हूँ। घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरे आजाद सिकरतर है, बरसन लागे फूल बोस पे जब हाथ मिला हिटलर तर। मैं उस रागनी को फील कर रही हूँ कि किस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के, जब अंग्रेज हमारे ऊपर अधिकार जमाए हुए थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों की उस हुकूमत के दौरान अपने आप को बचते बचाते कैसे सेना का निर्माण किया, और किस तरीके से वो छुपते छुपाते लंदन की, किस तरीके से वो जर्मनी में जाकर के हिटलर से उन्होंने हाथ मिलाया, और किस तरीके से वहां की महिलाओं ने स्वागत किया। उस रागनी में वो बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया। मैं उन सब रागनियों को सुनते हुए ये फील कर रही थी कि जब मेरे देश में इतने अच्छे अच्छे योद्धा हो सकते हैं, तो मैं इस काम को क्यों नहीं कर सकती। मैं उसी देश की बेटी हूँ, मैं उसी भूमि में पैदा हुई हूँ। आज गुरु रविदास जी की जयंती है, उस महान पुरुष की जयंती है जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए, जातिवाद को लेकर के देश में जा करके जन जागरण किए। ऐसे महापुरुषों की मैं स्टोरी पढ़ती हूँ। उधम सिंह जैसे व्यक्तियों की मैंने स्टोरी पढ़ी, किस तरीके से जनरल डायर को जाकर के उन्होंने लंदन में जाकर के मारा, अपने बाप का बदला लिया, जलियांवाले कांड का बदला लिया। मैं ये बातें इसलिए बताना चाह रही हूँ कि वो इतने बड़े बड़े मिशन, मैंने ये महान व्यक्तियों की मेरी सबसे बड़ी खुराक, मेरी सबसे बड़ी मजबूती पॉजिटिव विचार है। उन विचारों ने मुझे
उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। और मुझे बताया गया मेरे गेम के अंदर कि अनीता बेटा एवरेस्ट तो एक दो और मिल जाएंगे आपको इंडिया में करने वाले, लेकिन इस खेल का कोई खिलाड़ी नहीं है। और आपको देख करके ये लगता है कि आप इस चुनौती भरे गेम को, जहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तूफानों से लड़ना होता है, लेकिन आपके कदमों की मजबूती, आपकी इच्छा शक्ति, आपका संघर्ष ये कहता है कि आप उन सातों महाद्वीपों पर टारगेट बनाइए कि वो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर आप तिरंगा लहरा सकती हैं। मैंने प्लान किया। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, मेरा गेम बाकी गेमों से अलग है। यहाँ पर हमारे आसपास कुश्ती कबड्डी होती है, उसके चारों तरफ सभी चाचे ताऊ खड़े होते हैं, माताएं खड़ी होती है, सब ताड़ी बजाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन मेरा गेम एक ऐसा खेल है, एक ऐसा साहसी बड़ा खेल है, जहाँ पर ग्लेशियर में बर्फ में टेंट लगा करके मैं अकेली रहती हूँ, अकेली लड़ती हूँ, माइनस टेम्परेचर में। वहां पर आप जनवरी के महीने में यहाँ देखिए कप चाय का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां पर अकेलापन भी होता है, मौसम खराब होता है, एक हफ्ता पता नहीं आपस में हम बातचीत नहीं कर पाते, परिवार से मेरी बात नहीं होती, समाज से मेरी बात नहीं होती, बहुत सारी विपरीत हालात होती है। लेकिन मैं मेरे बहन भाइयों को एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आपके सपने हैं, अगर आप अपने सपनों के पीछे पागल हैं, आप समाज में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ी और मैंने उस विश्व की सभी चोटियों पर, चाहे अंटार्कटिका महाद्वीप की बात हो जहां पर जीवन यापन संभव नहीं है, आप अंटार्कटिका पर जाकर के देखेंगे। जब मैं पहली बार अंटार्कटिका पे गई, मुझे कहीं भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। वहां जाकर के मुझे देखा कि बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है और -66 डिग्री में मैंने अपने देश का तिरंगा उस अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर लहराया। एक गांव की गलियों से निकल करके जब मैं पहली बार मैं अमेरिका में गई और मेरा अमेरिका का वीजा कैंसिल हो गया था और मेरे को ये बोले कि आपको वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि पता नहीं क्या कारण था, किन्हीं कारणों से वो वीजा कैंसिल हो गया और मेरा गेम की डेट बिल्कुल फाइनल, मेरे पास 5 दिन बाकी थे। मैंने हार नहीं मानी, मैं उसको एक ही बात बोली, वीजा वाली मैडम को जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, कि आप मेरे को वीजा क्यों नहीं दे सकते, मैं इस देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता, आपको इस साल तो वीजा नहीं मिलेगा। मैंने कहा मुझे ये बताइए कि आप नहीं दे सकते, मुझे ये और कौन दे सकता है इस वीजे को, मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, मुझे ये विश्वास है ये वीजा मुझे मिलेगा और मैं जाऊंगी क्लाइंबिंग के लिए। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ता है कि आप यहाँ अगर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी से अगर आप वहां से लिखवा के लाते तो हम आपका वीजा पास कर देंगे। आप मानोगे नहीं, मैं 2 दिन लगातार दिल्ली में रही, मैडम बाहर थी, मैंने जैसे तैसे अथक प्रयास करके मैंने वो वीजा हासिल किया। आज वो स्वर्ग में है, उस महान शख्सियत को मैं सैल्यूट करती हूँ और मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देनाली पर अपने देश का तिरंगा लहराया। इतनी आसानी से कोई मिशन पूरे नहीं होते, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी इसके पीछे चुनौतियां हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी माताएं बैठी है मेरे सामने, मेरे चाचे ताऊ बैठे हैं, अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाइए, अपने बच्चों का हौसला बढ़ाइए। और हम ग्रामीण परिवार में खास करके एक ही बात होती है कि बेटा इतने बड़े सपने ना लेवा, इतने बड़े सपने तो बड़े बड़े घर के बालक लेते हैं। मैं एक बात कहती हूँ, बड़े लोगों के ना कान बड़े होते, ना आंख बड़ी होती, ना नाक बड़ी होती, सिर्फ एक ही चीज बड़ी होती है, वो सोच बड़ी होती है। अपने बच्चों की सोच बड़ी बनाइए, मैं विश्वास करती हूँ कि वो जरूर कामयाब होगा। हम बच्चा कुछ बोलता है, बच्चा कुछ बताना चाहता है तो हम उसके बातें रोक देते हैं। मेरी माओ से गुजारिश करूंगी कि बाकी चर्चा चुगली छोड़ के आपकी जो असली धरोहर है, आपकी जो असली टूम है, जो मेरे मामा के टूम लेके आई थी ना, जो आपने लगाया कर ना चाबी पेटी में रखी 2 टाइम उन्हें संभालो, उन्हें छोड़ के ना आपकी असली टूम आपके बच्चे हैं। अगर आपने अपने बच्चों के साथ जीना शुरू कर दिया, अगर आपने अपने बच्चों के साथ बातचीत करना शुरू कर दी, अगर आपने उनके साथ टाइम बिताना शुरू कर दिया, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, यहीं से भगत सिंह निकलेंगे, यहीं से सुभाष चंद्र बोस निकलेंगे।
हिंदुस्तान की बेटी हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ, मैं हरियाणा की बेटी हूँ। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, खासकर मैं जब गांव में आती हूँ, मैं नहीं चाहती मेरे गांव के अंदर कोल्ड ड्रिंक आए, नमकीन आए। मैं ये चाहती हूँ, मैं उस धरती की बेटी हूँ, मैं उस भूमि की बेटी हूँ। मैं वही कटोरी देखना चाहती हूँ, वही बिलोड़ी देखना चाहती हूँ, उस कटोरी पे वो लाल लाल मलाई देखना चाहती हूँ। आप चाहते हो हमारे युवा मजबूत बने, नशे से दूर रहे, वो इसी तरीके से सीमा पे जाके लड़े, इसी तरीके से वो अच्छे किसान बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, अच्छे नेता बने। तो आपने उनकी डाइट के ऊपर, आहार और विचार, आदमी की दो ही चीज होती है उसको कामयाब बनाने के लिए। यदि उनको अच्छा आहार मिलेगा, अच्छा खान पान मिलेगा, अच्छा विचार मिलेंगे, अच्छा माहौल मिलेगा, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, मैं दावे के साथ कहती हूँ, उनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी इस स्टेज से, आजकल ये टेंटाने ब्याह होने लगे ना, मैं ये भी नहीं चाहती, मैं चाहूँ मेरी बुआ उसे पिंडे पे बैठ के ना मैं मोटे मोटे लाडू थाली में धरे और वही 1 महीने का ब्याह हो, मोटी मोटी जलेबी उतरे, वही संस्कृति हमारी दोबारा से लौटे, वही प्यार प्रेम हो। और साड़ियाँ के कोई सामने नहीं होते, साड़ी दूर की अच्छी हो, बुआ की चौधर घर में हो। मैं दोबारा से यही चाहती हूँ, यही इतिहास में दोहराना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास सुबह मेरा फोन बजना शुरू हो जाता है, 2-4 फोन दिन में आ जाते हैं कि बहन जी बहू ने केस कर रखा है, माँ की नहीं बनती, ननद की नहीं बनती, ये नहीं बनती। मेरी भाभी बैठी है आशा जी, हमारे से लोग सवाल करते कई बारी, ये पूछते हैं अनीता जी आशा आपकी सगी भाभी है? मैं कहती हूँ यस, सपने दिल से होते हैं, अपने दिल से होते हैं, रिश्ते दिल से होते हैं। आशा मेरी रियल भाभी है और मैं उनकी ननद हूँ। रिश्ते कोई फॉर्मेलिटी के नहीं होते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि ननद और भाभी का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। ननद चाहे तो अपने भाई का बहुत अच्छा घर बसा सकती है, अपनी माँ को समझा सकती है। ये बहुत बड़ी जरूरत है हमारे समाज के आज टूटते हुए रिश्तों को। मैं इस मंच से निवेदन करती हूँ कि अपने रिश्तों को बचाए, अपनी संस्कृति को बचाए। ज्यादा समय न लेकर के, क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरी जिंदगी में मैंने ठोकरें खा खा करके सीखा है, फील किया है, बहुत अनुभव है और मैं सीख रही हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो मैं बातें बता रही हूँ ये ग्राउंड लेवल से सीखी हुई बता रही हूँ, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, मैंने इनको फील किया चलते हुए। अगर भाईचारा है, प्यार प्रेम है, तो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है। अभी आगे इलेक्शन आएगा, मैं आप सभी से अंत में एक ही निवेदन करूंगी कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, अटल जियों की बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरा देश बचना चाहिए, मेरा देश बचना चाहिए। मैं एक ही बात कहती हूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन गांव का भाईचारा बचना चाहिए, क्योंकि 36 बिरादरी का भाईचारा कायम रहेगा तो गांव मजबूत रहेगा। और हिंदुस्तान का दिल गांव के अंदर बसता है, मेरा देश का दिल गांव में बसता है। तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, पूरी टीम का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी और जब भी मेरी जरूरत पड़े तो एक बहन होने के नाते मैं पूरे गांव से जुड़ी रहूंगी। आप सभी का दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।